मेरे भाई आज हम आपके लिए सेट नंबर 13 सामान्य अध्ययन एसएससी सीजीएल टीयर 1 लेकर के आए हैं। ठीक है, आज हम इसका 24-25 क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन ढंग से करने का प्रयास करेंगे। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर पढ़ने करने का प्रयास कर रहे हैं, स्लाइड भी ला रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसान लगे, आपको आकर्षक लगे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए? ऑप्शन 1 है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ऑप्शन 2 है एशियन बैंक, ऑप्शन 3 है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन 4 है विश्व व्यापार संगठन। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप ऑप्शन बताइए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को इंग्लिश में जानते हैं, इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं इंग्लिश में। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप में, तो क्या है? क्या है भाई? वह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जितना देश है उसके अंदर वह दर्शा रहा है। ये जो आपका बिल्डिंग दिखाई दे रहा है क्या है? वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है कि नहीं भाई? है। अब बताइए इसके प्रबंधक निदेशक कौन है? तो क्रिस्टिन लेगार्ड है जो जर्मनी के हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए? तो हम इसको हम जान चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज बहुत बेहतर फील आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया था? ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आइए हम तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी मेरे भाई चेन्नई है। ये जो भारत की साउदर मोस्ट पॉइंट पर क्या है? तमिलनाडु स्थित है। यानी कि भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट पर क्या है? तमिलनाडु स्थित है। उसके बगल के राज्य है कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उधर आते हैं। अब तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसके गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है जो नवनियुक्त निर्वाचित हुए? एम के स्टालिन। इसमें टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 235। इसमें राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 18 सीट है। लोकसभा की कितना सीट है भाई? 39 सीट। ये सब क्या है? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन में यहाँ 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ की अभी अब पूछेगा कि तमिलनाडु का हाई कोर्ट कहाँ है, उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बोलिएगा मद्रास है। कहाँ पर है? मद्रास में। अब पूछेगा कि तमिलनाडु का एनिमल कौन है, यानी कि तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन है? तो नीलगिरी थार है। क्या है? नीलगिरी थार है। चलिए अब पूछेगा कि वहाँ का बर्ड क्या है? वहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? पन्ना पीजन, पन्ना कबूतर वहाँ का राजकीय क्या है? पक्षी है। आपसे पूछेगा कि वहाँ राजकीय डांस क्या है? तो वहाँ राजकीय डांस क्या है? भारतनाट्यम। वहाँ का फेवरेट डांस क्या है? भारतनाट्यम। वहाँ का सबसे ज्यादा प्रचलित डांस क्या है? भारतनाट्यम। फ्लावर कौन है वहाँ का राजकीय? तो करी हेरी। वहाँ का सॉन्ग कौन है? नीरम। वहाँ का स्पोर्ट क्या है? सुडू गुडू। ठीक है, साडू गुडू। चलिए आज हम लोग तमिलनाडु के बारे में भी जान चुके हैं। तो हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। आप साथ साथ याद करते चलिएगा। ये क्या है? मदुरई टेम्पल है। ये क्या है? तमिलनाडु का मदुरई टेम्पल, मदुरई मंदिर है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि आपको एक बेहतरीन क्लास देने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? ऑप्शन 1 11 डिग्री चैनल, ऑप्शन 2 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन 3 पाक जलद मरुमध्य, ऑप्शन 4 मन्नार की खाड़ी। तो मेरे भाई सही से इसका उत्तर बताइए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होता है।
तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल क्या करता है? अंडमान निकोबार से जल स्रोत को पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। चलिए अब हम अंडमान निकोबार के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई अंडमान निकोबार का ये आपको मैप दिखाई दे रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। इसका सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। इसमें कुल कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। इसकी राज्य भाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी। इसका गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। इसके उपराज्यपाल कौन है? एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी। इसके भारतीय संसद में इसके लोकसभा के कितने सीट है? तो 1 सीट है। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है? कोलकाता उच्च न्यायालय है, जो कि पोर्ट ब्लेयर खंडपीठ से क्या होती है? संचालित होती है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? 4 क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती कहा जाता है? आत्मघाती कहा जाता है। तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है लाइसोसोम, ऑप्शन 2 है राइबोसोम, ऑप्शन 3 है डिक्टोसोम्स, ऑप्शन 4 है फैगोसोम्स। तो इनमें से कौन सा उत्तर मेरे भाई सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 लाइसोसोम, ऑप्शन 2 राइबोसोम, ऑप्शन 3 डिक्टोसोम्स, ऑप्शन 4 फैगोसोम्स। जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा, नहीं तो हम बताते ही हैं। ठीक है, कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? लाइसोसोम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लाइसोसोम। चलिए लाइसोसोम के बारे में अब हम कुछ जानते हैं। तो लाइसोसोम क्या है? तो मेरे भाई लाइसोसोम क्या है? जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल थैलीनुमा अंगाणु के लाइन को क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। यह अंतःकोशिका पाचन में मदद करती है। लाइसोसोम क्या करती है? अंतःकोशिका पाचन में मदद करती है। इसे हम क्या कहते हैं? आत्मघाती भी कहा जाता है इसको। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो मेरे भाई लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने सर्वप्रथम 1955 में की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डुबे। किसने की थी मेरे भाई? क्रिश्चियन डी डुबे ने सर्वप्रथम 1955 में की थी। चलिए इसमें क्या क्या होते हैं? लाइसोसोम में क्या होते हैं? लाइसोसोम होता है एक हरी यूनिट मेम्ब्रेन से बने होते हैं। क्या किससे बने होते हैं? एक हरी यूनिट मेम्ब्रेन से बने होते हैं तथा इनके अंदर सघन मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसमें एसिड फास्फेज एंजाइम भरे रहते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। लाइसोसोम। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती किसे कहते हैं? किस कोशिका को आत्मघाती कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है भाई, क्या किसे कहते हैं? लाइसोसोम। यहाँ लाइसोसोम का आपका पिक्चर बना हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा, सब कुछ समझ में क्या आ जाएगा? क्लियर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन 1 है दांतों के साथ इसके उपक्रांतिता कम होती है, ऑप्शन 2 है इसमें धातु के गलन बिंदु को कम करने की क्षमता होती है, ऑप्शन 3 है इसमें ज्वलनशीलता होती है, ऑप्शन 4 है इसमें उच्च ऊष्मीय मान होता है। कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन बताइए, कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? जल्दी से ऑप्शन बोलिए। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो गया है। तो फिर भी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? कहाँ चला गया ये? चलिए उस क्वेश्चन को हम बाद में करा देंगे, ठीक है भाई। अभी स्लाइड समय गायब हो चुका है। भारत में किस शहर को मोहल्लों का शहर कहा जाता है? तो मेरे भाई भारत में किस शहर को मोहल्लों का शहर कहा जाता है? जल्दी से बताइए। भारत में किस शहर को मोहल्लों का शहर कहा जाता है? जल्दी से बताइए भाई। तो भारत में कोलकाता शहर को महलों का हम ऑप्शन दिए ही नहीं आपको। कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है। भारत में किस शहरों को महल का शहर कहा जाता है? तो कोलकाता शहर को महलों का शहर कहा जाता है। अब हम जानते हैं कोलकाता किस राज्य में स्थित है और उस राज्य की क्या क्या विशेषता है, उस राज्य के बारे में हम लोग अब डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कोलकाता। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। चलिए कोलकाता कहाँ स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में। ये वेस्ट बंगाल भारत के जो रेड वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो रेड वाला पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है? ये जो रेड वाला जगह दिखाई दे रहा है क्या है? वेस्ट बंगाल है।
ये वेस्ट बंगाल जो आपको पूरा बढ़िया तरीका से इसका मैप भी दिखाई दे रहा है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। जानते हैं कि इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है। इसके राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 295 सदस्य हैं। उच्च न्यायालय इसका कहाँ है? तो कोलकाता में है। इसका राजकीय पशु क्या है? बंगाल का बाघ यानी कि बंगाल टाइगर। इसकी राजकीय पक्षी कौन सा है? तो श्वेत कंठ गौरिल्ला है। इसका राजकीय वृक्ष कौन है? चित्तौन। इसका राजकीय पुष्प कौन सा है? हरसिंगार। कौन सा है भाई? हरसिंगार। कौन सा इसका राजकीय पुष्प है? हरसिंगार। चलिए, महलों का शहर, महलों का शहर कोलकाता। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। अक्रिय गैस क्या होती है? ऑप्शन 1 जल में मिश्रणीय, ऑप्शन 2 अस्थिर, ऑप्शन 3 रासायनिक रूप से अक्रियाशील, ऑप्शन 4 हम बताने जा रहे हैं क्या होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 देखते क्या है। रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील। तो अक्रिय गैस क्या होता है? रसायन जल में मिश्रणीय, ऑप्शन 2 अस्थिर, ऑप्शन 3 रासायनिक रूप से अक्रियाशील, ऑप्शन 4 रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है रासायनिक रूप से अक्रियाशील। चलिए अब हम जानते हैं कि अक्रिय गैस कौन कौन से हैं और अक्रिय गैस होता क्या है। तो मेरे भाई अक्रिय गैस है हीलियम, जिसका सिंबल होता है He। अक्रिय गैस दूसरा है नियॉन, जिसका सिंबल क्या होता है Ne। और अक्रिय गैस तीसरा है आर्गन, जिसका सिंबल होता है Ar, क्रिप्टन का Kr, जेनॉन का Xc, रेडॉन का Rn होता है। ठीक है भाई, अक्रिय गैस क्या होती है? रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। अब हम अक्रिय गैस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो अक्रिय गैस क्या होता है? अक्रिय गैस आवर्त सारणी के वर्ग 18 में 7 तत्व स्थित है। वह तत्व कौन कौन सा है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन तथा क्या है भाई? अनऑक्टियम। ठीक है, क्या है? अनऑक्टियम। यह साधारण ताप पर ये सभी तत्व गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी तत्व यानी जो सातों तत्व है ना वर्ग 18 के, सब साधारण ताप पर क्या पाया जाता है? सभी क्या पाए जाते हैं? गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, इससे स्पष्ट है कि हीलियम को छोड़कर बाकी सभी गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है कि बाकी सभी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ही यह समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस कहा जाता है। तो मेरे भाई अक्रिय गैस आप समझ गए होंगे, कौन कौन सा अक्रिय गैस है ये भी जान गए होंगे, यह किस आवर्त सारणी में आता है ये भी जान, आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है ये भी जान गए होंगे, और कितने अक्रिय गैस होते हैं इस क्वेश्चन से ये भी आपको मालूम चल गया होगा। चलिए अक्रिय गैस क्या होती है? तो रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन 1 एसीटोन, ऑप्शन 2 एसिटिक अम्ल, ऑप्शन 3 फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन 4 एथेनॉल। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। इस सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई? एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जलीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है? जलीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 1 है ओणम, ऑप्शन 2 है पोंगल, ऑप्शन 3 है बिहू, ऑप्शन 4 है हॉर्नबिल। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है भाई पोंगल। यानी कि जलीकट्टू किस त्योहार से जुड़ा हुआ है? तो पोंगल से जुड़ा हुआ है। अब हम इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो मेरे भाई ये जो पिक्चर है जलीकट्टू का पिक्चर है। जलीकट्टू तमिलनाडु राज्य में का एक त्योहार है जो कि वहाँ के ग्रामीण इलाकों में एक परंपरागत तरीके से खेला जाता है, यानी कि एक खेल भी है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। यानी कि जलीकट्टू जो खेल है वो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है, जो कि तमिलनाडु के गांव का एक परंपरागत खेल है जिसमें बैलों को इंसानों से लड़ाया जाता है कि नहीं? बैल को इंसान से लड़ाया जाता है। देख रहे होंगे कि बैल क्या किया है, एक आदमी को पटके, वो दौड़ रहा है बैल, वो आदमी उसको पकड़ रहा है।
क्या कर रहा है, कितना चारों साइड से भीड़ लगाए हुए, देखिए तो बैल बेचारा गुस्सा में पूजा उजा लगता है बैल का किया हुआ है। तो कौन सा सही हो जाएगा आंसर भाई, पोंगल हो जाएगा। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से जुड़ा हुआ है, पोंगल त्योहार से जुड़ा हुआ है। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्लीकट्टू तमिलनाडु कहाँ पर, आप पूछेगा कोई आपसे कि जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, क्या पूछेगा कि जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है। भाई क्या हो गया, ये हट ही नहीं रहा। इसको रुकिए हम इरेज कर देते हैं सबका सब। इरेज नहीं हो रहा है भाई, क्या हो गया, हाँ इरेज हो गया, चलिए हो गया भाई, हमको लगा कि नहीं होगा। चलिए, जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। यह 2000 साल पुराने खेल है जो इनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यानी कि जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है, तो मेरे भाई सही इसका उत्तर क्या है, तमिलनाडु का। यहाँ से आपको डिटेल मालूम चल गया होगा जल्लीकट्टू के बारे में। यह किस त्योहार में खेला जाता है, तो पोंगल त्योहार में। किस त्योहार में, पोंगल त्योहार में। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, पोंगल। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। आंग सान सू की कौन है, तो मेरे भाई आंग सान सू की कौन है, म्यांमार के प्रधानमंत्री, म्यांमार के राष्ट्रपति, म्यांमार के विदेश मंत्री, म्यांमार के गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो म्यांमार की विदेश मंत्री। आंग सान सू की कौन है, म्यांमार की विदेश मंत्री। अब म्यांमार के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। देखिए ये क्या है, म्यांमार का मैप है। इसकी राजधानी क्या है, नैप ईदा है। सबसे बड़ा इसका शहर कौन है, तो यांगून है। इसकी राज्य भाषा कौन सा है, बर्मी। यह किस टाइप का सरकार है वहां पर, तो वहां पर एकात्मक संसदीय संवैधानिक गणतंत्र सरकार है। वहां का राष्ट्रपति कौन है, यूबिन मिंट है। वहां का राजकीय सलाहकार कौन है, आंग सान सू की। वहां के विदेश मंत्री भी है। वहां का मुद्रा क्या है, क्याट है उनका, वहां का मुद्रा क्या है, क्याट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी आप लोग भी उत्तर बताइएगा। 1 रुपए के प्रीमियम पर भारतीय रेल यात्री को कितनी राशि का बीमा कवर देता है। ऑप्शन 1 1 लाख रुपए, ऑप्शन 2 50,000 रुपए, ऑप्शन 3 10 लाख रुपए, ऑप्शन 4 5 लाख रुपए। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 लाख रुपया। 1 रुपए के प्रीमियम पर भारतीय रेल यात्री को 10 लाख रुपए की राशि की बीमा कवर देता है। चलिए 10 लाख रुपए की राशि बीमा कवर हो गया। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन 1 है आपके पास विधानसभा के चुने सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 2 है विधान परिषद के चुने सदस्यों द्वारा, ऑप्शन 3 है जनता द्वारा, ऑप्शन 4 है लोकसभा सदस्यों द्वारा। तो मेरे भाई जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो मेरे भाई राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। चलिए हम राज्यसभा के बारे में अब डिटेल जानकारी देते हैं। चलिए ये जो है संसद भवन का पिक्चर है। इसके कितने हैं, 2 सदन है। एक सदन है लोकसभा, एक सदन है राज्यसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, भारत की संसद का क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इसका टर्म लिमिट यानी कि इसका समय अवधि होती है 6 वर्ष। यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। नेतृत्व कौन करता है इसका, सभापति। सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, जो कि अभी हमारे वेंकैया नायडू जी हैं। उपसभापति कौन है इसके, हरिवंश नारायण सिंह, जो कि जेडीयू से बिलोंग करते हैं, जो जेडीयू से आते हैं। सदन के नेता कौन है इसके राज्यसभा के, तो थावर चंद गहलोत जी हैं, जो भाजपा से हैं। विपक्ष के नेता कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस से हैं। अब पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 है, जिसमें 233 निर्वाचित किए जाते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों से। ठीक है, 233 निर्वाचित किए जाते हैं, कहां से किए जाते हैं, विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनके वोट से क्या किए जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से बौना कौन सा बौना ग्रह है। ऑप्शन 1 है
भाई ऑप्शन आ जाए नेपच्यून, ऑप्शन 2 है टाइटन, ऑप्शन 3 है एरिस, ऑप्शन 4 है हाइड्रा। तो मेरे भाई कौन सा इसका उत्तर सही है? निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? तो मेरे भाई निम्नलिखित में से एरिस बौना ग्रह है। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? एरिस। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? एरिस। चलिए, संयुक्त क्षेत्र के संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? संयुक्त क्षेत्र के संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? ऑप्शन 1 है, जल्दी से आजा भाई, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच। ऑप्शन 2 है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच। ऑप्शन 3 है घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राज्य क्षेत्र के संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में सही उत्तर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग आवश्यक होता है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के साथ मधुर संबंध बनाना। ऑप्शन 2 इस्लाम का परिशुद्ध करना। ऑप्शन 3 महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाना। ऑप्शन 4 तर्क संगत शिक्षा अपनाना। तो मेरे भाई कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो मेरे भाई बहावी आंदोलन इस्लाम को परिशुद्ध करना था। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम को परिशुद्ध करना। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? इस्लाम को परिशुद्ध करना। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इस्लाम को परिशुद्ध करना। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। घाटमपुर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेरे भाई घाटमपुर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन 1 है राजस्थान, ऑप्शन 2 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। तो कौन सा इसका सही उत्तर है? घाटमपुर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? जल्दी से बताइए भाई। तो मेरे भाई घाटमपुर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मेरे भाई यह उत्तर प्रदेश है। क्या ये उत्तर प्रदेश है जो रेड से जिसमें क्या है टिक लगा हुआ, रेड जो भारत के बीच में भरा हुआ है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है, जो कि भारत की एक राज्य है कि नहीं? यह बिहार से सटी हुई राज्य है, उत्तराखंड को छूती है, दिल्ली से सटी हुई है, पंजाब को छूती है कि नहीं भाई? उसके बाद पंजाब को बोलते हैं, सॉरी हरियाणा को छूती है, पंजाब को नहीं, हरियाणा को छूती है, फिर राजस्थान को छूती है, मध्य प्रदेश को छूती है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को छूती है, थोड़ा झारखंड को भी छूती है और नेपाल को भी टच करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश बहुत सारे राज्यों एवं देश से घिरा हुआ है। एक देश कौन सा उत्तर प्रदेश के ऊपर? तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन है? नेपाल। फिर इस साइड कौन है पूरब में? तब बिहार है कि नहीं? थोड़ा सा झारखंड भी है। फिर अब पूछेगा उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन है? तो मध्य प्रदेश और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की सीमा भी उसमें सटती है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि दक्षिण पश्चिम में कौन है? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। पश्चिम में कौन है? हरियाणा। उत्तर में कौन है राज्य? तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा थोड़ा टच करती है। चलिए क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है। सॉरी 16 को बढ़ा दिए भाई, बहुत सारे डिटेल्स नहीं बता पाए। कोई बात नहीं भाई, आप सब देख लिए होंगे, क्वेश्चन को सही से पढ़ लिए होंगे। निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? ऑप्शन 1 है आपके पास FC स्टीवर्ट, ऑप्शन 2 है P महेश्वरी, ऑप्शन 3 है PR व्हाइट, ऑप्शन 4 है हैवर लैडिट। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा हैवर लैडिट। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? हैवर लैडिट। यानी कि किसने पादप उत्तक का संवर्धन कार्य आरंभ किया? हैवर लैडिट ने। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। दांत के एनेमल का कर्बुरण किस कारण से होता है? ऑप्शन 1 पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, ऑप्शन 2 पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण, ऑप्शन 3 पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, ऑप्शन 4 पानी में उच्च मात्रा में कैल्शियम के कारण।
तो मेरे भाई इसका जल्दी से उत्तर बताइएगा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण क्या होता है, दांत के एनेमल का कर्बुदन होता है। चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से आप इसको याद करते चलते होंगे और अच्छा से याद किए होंगे। आगे बढ़ते भाई। पानी में पैदा होने वाले बुलबुले में चमक होती है, वह किस प्रक्रिया के कारण होती है। ऑप्शन एक आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन टू, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन थ्री, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन चार, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो मेरे भाई कौन सा इसका उत्तर सही होगा, जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण पानी में से बुलबुले, तो पानी में से जो पैदा होता है ना बुलबुला, उसमें चमक होती है। ठीक है, किसके कारण, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है। प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है। तो मेरे भाई प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है, सीधी रेखा पथ में। ऑप्शन 2 है घुमावदार पथ में। ऑप्शन 3 है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन 4 है अपवर्तन के कारण। तो मेरे भाई जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा, आप जल्दी से टिक मारिए तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, अपने माइंड में बताइए, जल्दी से बताइए भाई, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो भाई कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा देखते हैं, आइए। संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन एक है आपके पास राइट थ्रू। ऑप्शन टू है राइट बैंक। ऑप्शन थ्री है प्रोटेक्टेड राइट। ऑप्शन चार है कैच राइट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर देखते क्या होता है, राइट बैंक, यानी कि कैच में से बर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं, राइट बैंक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन एक सौर ऊर्जा। ऑप्शन टू प्राकृतिक गैस। ऑप्शन थ्री वायु ऊर्जा। ऑप्शन चार ज्वारीय ऊर्जा। तो मेरा है कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो मेरे भाई गैर परंपरागत स्रोत नहीं है कौन सा, प्राकृतिक गैस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। चलिए 22-23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस स्पेस शटल यानी अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई थी उसका नाम क्या था। तो मेरे भाई ऑप्शन देखिए क्या होगा, चैलेंजर। ऑप्शन 2 है गैलीलियो। ऑप्शन 3 है डिस्कवरी। ऑप्शन 4 है वाजियर 2। तो मेरा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने का प्रयास कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई डिस्कवरी। अब सुनीता विलियम्स देखने में कैसी थी, तो मेरे भाई सुनीता विलियम्स जी ये हैं, आप इन्हें देख लीजिए, यही कहे गए थे। कौन है सुनीता विलियम, हाँ देखने में कैसी है, और ये सब फोटो देख लीजिए, सुनीता विलियम्स जी यही है। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया, बाद ही अंतरिक्ष यान पहला, सॉरी, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी से पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई थी। डिस्कवरी स्पेस शटल से अंतरिक्ष यान, यानी कि डिस्कवरी अंतरिक्ष यान से वह पृथ्वी से अंतरिक्ष में गई थी। कौन है, सुनीता विलियम्स। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है। ऑप्शन एक है पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन 2 है एकाधिकार। ऑप्शन 3 है एकाधिकार प्रतियोगिता। ऑप्शन 4 है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में विक्रय लागत वहन करना जरूरी होता है। तो मेरे भाई एकाधिकार प्रतियोगिता क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकाधिकार प्रतियोगिता। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, एकाधिकार प्रतियोगिता। चलिए
क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? ऑप्शन 1 है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन 2 है भानुगुप्त का एरन शिलालेख, ऑप्शन 3 है आजा भाई पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, ऑप्शन 4 है भानुगुप्त का भीतान शिलालेख। तो मेरे भाई कौन सा इसका सही उत्तर है? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा भानुगुप्त का एरन शिलालेख। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? भानुगुप्त का एरन शिलालेख। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं कि सती प्रथा क्या था। तो मेरे भाई सती प्रथा कुछ पुरातन भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का उसके साथ ही क्या कर दिया जाता था? अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। ठीक है, इसकी समाप्ति कभी 1829 में लगभग खत्म हो चुका था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इसे क्या किया गया था? खत्म किया गया था। ठीक है कि नहीं? इस प्रथा के अंत राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से की थी। इस सती प्रथा का अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे कि इसका अंत किसने किया था? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसकी अंत कब हुई थी? 1829। और यह सती प्रथा का किस अभिलेख या शिलालेख में प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो भानुगुप्त का एरन शिलालेख में। चलिए क्वेश्चन आज भर के लिए इतना ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में दिशा लेते रहिए। खूब